मैं वीडी सिंह सर, विवेकानंद विद्यालय अमराईवाड़ी, आज 11th हिंदी मीडियम जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जीव जगत के बारे में पढ़ाऊँगा। यह पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में जीवों के बारे में और जीव जगत के बारे में चर्चा करेंगे। आज यह पहला लेक्चर है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिए और बाकी के सभी लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए सब्सक्रिप्शन करना ज़रूरी है। आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं जीव जगत की। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, 9th और 10th में पढ़ के आए होंगे। विज्ञान अर्थात सजीवों का या क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अगर उसमें सजीव जोड़ दें तो सजीवों का अध्ययन, जिसमें उसकी रचना, कार्यकी और वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, को जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें सजीवों की प्रत्येक प्रवृत्ति का अभ्यास हम करते हैं। वैसे तो ये बहुत विशाल है और इसमें अन्य भी कई दूसरे विषय संयोजित करके अध्ययन किया जाता है, परंतु बात जीव विज्ञान की करें तो जीव विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं हैं जिनका के अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करें वनस्पति विज्ञान की, यानी कि बॉटनी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्ट सर थे। इन्होंने सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान के बारे में स्टडी की, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अगर बात करें जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान में जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को प्राणी विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। और अगर पूरी जीव विज्ञान की बात करें तो पूरी जीव विज्ञान के पिता लेमार्क थे। लेमार्क ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। अब आगे हम चर्चा करेंगे सजीवों के गुणधर्मों की। सजीव क्या है और क्या उसके अभिलक्षण हैं। जीव क्या है? कोशिकाओं का बना संगठित शरीर, संगठित मतलब सारी चीज़ों को मिलाकर, जो आंतरिक एवं बाह्य वृद्धि दर्शाता है। बाह्य वृद्धि तो बहुत सारे सजीव दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी दिखाती हैं, परंतु आंतरिक एवं बाह्य वृद्धि दर्शाए, जिसमें चेतना हो, विकास करने की क्षमता हो एवं अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता हो, उसे जीव कहते हैं। जीव होगा तो जीव जरूर उत्पन्न करेगा। अगर वो जीव उत्पन्न नहीं करता तो भी जीव नहीं है। इसलिए इन तीनों लक्षणों को यहाँ पर समेकित किया गया है। चेतना, विकास करने की क्षमता और अपने जैसा सजीव बनाए, उसे जीव कहते हैं। अगर हम सजीव के वास्तविक लक्षणों का अध्ययन करें तो सजीव के वास्तविक लक्षण वृद्धि, प्रजनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना एवं उसके प्रति अनुकूलन करना सजीवों का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण होते हैं जो सजीव ही कर सकते हैं और कोई सजीव नहीं, और कोई नहीं।
उपरोक्त लक्षणों के अलावा कुछ ऐसे लक्षण जैसे उपापचय। उपापचय मतलब हमारा शरीर खाना खाता है, पचाता है, उसको शोषण करता है, एटीपी मुक्त करता है, शक्ति मिलती है और कार्य करते हैं, वो है उपापचय। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना मतलब प्रजनन करना, अपने जैसे सजीवों को उत्पन्न करना। अगर अपने जैसे सजीव उत्पन्न न करे तो सजीव संभव ही नहीं है, अगली पीढ़ी बनेगी ही नहीं। अपने जैसे सजीवों को उत्पन्न करना प्रत्येक सजीव का लाक्षणिक गुणधर्म है। स्वयं को संगठित करना यानी अपने शरीर को संगठित करना, हर चीज़ उसके पास होनी चाहिए। प्रतिक्रिया करना मतलब पर्यावरण के प्रति, अन्य सजीवों के प्रति प्रतिक्रिया करना। उद्गम भी सजीवों के लक्षणों में जोड़ सकते हैं, ये भी सजीवों के लक्षण हैं, ये गुण लक्षण हैं, ये मुख्य लक्षण हैं, ये तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में ये लक्षण भी उनके अंदर पाए जाते हैं। सजीवों के लक्षणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन अगर हम करें तो सबसे पहले यहाँ हमने वृद्धि देखा, तो वृद्धि के बारे में बात करें तो सजीवों के वजन एवं आकार में होने वाली बढ़ोतरी द्वियुग्मी लक्षण है। द्वियुग्मी मतलब सजीवों का वजन और आकार ये दोनों बढ़े तो ये लक्षण वृद्धि का है। बहुकोशी सजीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनती चली जाती हैं और सजीव वृद्धि करता है। प्राणियों में वृद्धि सीमित होती है, जैसे कि मनुष्य है 18 या 19, 20 वर्ष की उम्र तक उसकी लंबाई जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, उसके बाद में नहीं बढ़ती, अर्थात प्राणियों की वृद्धि सीमित होती है। कुत्ते का आकार का होता है, हाथी के आकार का होता है, यानी कुत्ता कभी वृद्धि करते करते हाथी जैसा नहीं बन सकता। वनस्पति में यह वृद्धि असीमित होती है। एक छोटा सा नीम का पौधा बढ़ता ही रहता है, जब तक वो मर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, तब तक वो वृद्धि करता ही रहेगा। जैसे कि बरगद का विशाल वृक्ष जो बोधगया में है, 5 एकड़ जगह में फैल चुका है, अर्थात उसकी वृद्धि असीमित और जीवन पर्यंत होती रहती है। जब तक जीता है तब तक वृद्धि होती रहती है। दूसरी बात करें एक कोशी सजीवों की, तो एक कोशी सजीव भी वृद्धि करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा, संख्या में वृद्धि करते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा विभाजन करेगा समसूत्री विभाजन द्वारा और 2 अमीबा बना देगा, तो ये संख्या में वृद्धि हुई, इसको संख्या में वृद्धि बोलेंगे। इस प्रकार से वृद्धि सजीवों का एक अभिलक्षण है। परंतु कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे कि रेती का टीला, पर्वत, गुलास्म मतलब जो क्रिस्टल होता है, फिटकरी के पानी में डाल दो तो उसको बढ़ता रहता है, रेती के टीले। परंतु ये वृद्धि सतह पर पदार्थों के एकत्र होने से होती है। कुछ निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, जैसे कि पर्वत, गुलास्म, रेती के टीले, परंतु यह वृद्धि सतह पर पदार्थों के एकत्र होने से होती है। जीवों में यह बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह से होती है, यानी सजीव होगा तो आंतरिक वृद्धि भी होगी और बाह्य वृद्धि भी होगी, परंतु रेती का टीला केवल बाह्य रूप से वृद्धि करता है। लेकिन रेती के टीला के वृद्धि होने की वजह से वृद्धि सजीवों का एक विशिष्ट गुणधर्म नहीं है, क्योंकि और भी तो वृद्धि कर रहे हैं। तो अकेला वृद्धि यानी वृद्धि के साथ में कुछ और लक्षण और हों तो उसे हम सजीव मान सकते हैं। अकेला वृद्धि करने वाला लक्षण सजीव नहीं कहला सकता, अर्थात एकमात्र वृद्धि सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वृद्धि के साथ साथ कुछ और लक्षण भी होने चाहिए जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे कि दूसरा लक्षण है जनन यह दूसरा अभिलक्षण है। जनन द्वारा सजीव अपने ही जैसे लक्षण वाली संतति उत्पन्न करते हैं। अगर जनन नहीं करेंगे तो सजीव नहीं बनेंगे तो हमारे जो पीढ़ियाँ कैसे चलेंगी। अगर कोई सजीव जनन नहीं करता तो उसकी अगली पीढ़ी नहीं चलेगी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अतः जनन एक महत्वपूर्ण घटना है। जनन 2 प्रकार से संभव है, लैंगिक एवं अलैंगिक। अलैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि उसमें कोई 2 सजीवों की जरूरत नहीं पड़ती, मात्र एक ही सजीव नए सजीवों को बनाता रहता है और ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अलैंगिक जनन ही शुरू हुआ होगा। जैसे फंजाई में अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है।
बीजाणु बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पेनिसिलियम है, इसमें से बीजाणु निकला, ये बीजाणु बड़ा हुआ और अलग हो गया। फंजाई में से इस तरह से होते रहते हैं। ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन द्वारा, मुकुलन का मतलब होता है साइड में से, जैसे हाइड्रा का चित्र कभी देखा होगा तुम लोगों ने, इस तरह का होता है हाइड्रा, बराबर। इसमें हमेशा हम साइड में एक और हाइड्रा बना देते छोटा सा, ये मुकुलन है, यानी साइड में से निकला, मुकुलन हुआ और नया प्राणी बन गया। प्लेनेरिया चपटाक्रमी वास्तविक पुनर्जनन होता है। अगर इसका शरीर को 3-4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो सारे टुकड़े नए नए प्लेनेरिया बना देते हैं, तो उसे कहते हैं पुनर्जनन। शैवाल और मोस, ये दो अलग अलग हैं। शैवाल और मोस विखंडन द्वारा विधि द्वारा करते हैं। शैवाल का टुकड़ा, जैसे शैवाल है ये तंतुमय, इसमें से ये इस तरह की शैवाल है, इसको हम बीच में से यहाँ से काट दें तो नए नए टुकड़े बन जाएंगे, यानी कि इसका प्रजनन करने का मेथड विखंडन हुआ। बैक्टीरिया एक कोशी शैवाल, अमीबा एवं पैरामीशियम जैसे सजीवों में विभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। बैक्टीरिया इस तरह का होता है, लेकिन इसके अंदर जब विभाजन होता है तो ये 1 से 2 ऐसे बन जाते हैं, तो विभाजन हो गया। विभाजन द्वारा बैक्टीरिया विभाजन करता है। कुछ सजीव जनन नहीं करते, कुछ सजीव जनन ही नहीं करते, जैसे खच्चर, कामदार मधुमक्खी, मतलब जो मधुमक्खी की कोई जो वर्किंग करती है वो प्रजनन नहीं करती, केवल रानी मक्खी प्रजनन करती है। अनुर्वर मानव, अनुर्वर मानव मतलब जो मनुष्य विहड़ होते हैं, अर्थात कुछ सजीव जनन नहीं करते, तब उन्हें निर्जीव कहेंगे क्या? ना, निर्जीव तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस मुद्दे की वजह से जनन अकेला एक समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, यानी कोई एक ही लक्षण सजीव को दर्शाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लक्षण भी उसके अंदर हो सकता है ना हो। तो उसे सजीव कहें या ना कहें, सजीव तो कहेंगे, लेकिन पूरी तरह से लक्षण नहीं, क्योंकि वो अपनी जाति को नहीं बढ़ा पाएगा। थैंक यू मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर दोबारा से आपको आगे पढ़ने मिलेगा, जिसमें लैंगिक प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।